हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जी के जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये हमारी क्लास 81 है और इससे पहले हम 80 क्लासेस कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 28 सितंबर 2022 के शिफ्ट 1 के जी के जीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग उन व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत आ गए हैं। ठीक है, तो भारत के संविधान का कौन सा भाग उन व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत आ गए हैं। भाग 4, भाग 2, भाग 1 या भाग 3? तो ये है भाग 2 से संबंधित। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भाग 2। भाग 2 ये है अनुच्छेद 5 से 11 तक। ठीक है ना, भाग 1 में अनुच्छेद 5 से 11 तक है। फिर बात करें भाग 1, तो भाग 1 इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक है और इसमें संघ और उसका क्षेत्र, ठीक है, संघ और उसका क्षेत्र से संबंधित है। फिर भाग 3, तो भाग 3 इसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक है और इसमें मौलिक अधिकार निहित है। ठीक है ना, मौलिक अधिकारों से संबंधित है। और भाग 3 इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है इसे। ठीक है, फिर भाग 4, तो भाग 4 इसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ठीक है, और इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ओके, राज्य की नीति निर्देशक तत्व मौजूद है। ओके, भाग 4 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस शहर में हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिल्ली, श्रीनगर, लखनऊ, इलाहाबाद। तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म ये हुआ था इलाहाबाद में। राइट आंसर ऑप्शन डी, इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू ये कौन थे? तो इन्हें चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता था और ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और सबसे लंबा कार्यकाल इनका ही रहा था, जवाहरलाल नेहरू का। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो ये है मेरा क्यूआर कोड, आप उस पर कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बेरी बेरी का लक्षण है? तो बेरी बेरी का लक्षण कौन सा है? खराब दृष्टि या आंशिक दृष्टिहीनता, कमजोर पेशियां और कम ऊर्जा, कमजोर दांत और मसूड़ों से रक्त आना, त्वचा का खराब स्वास्थ्य और सूजा हुआ आमाशय। तो बेरी बेरी का लक्षण ये है कमजोर पेशियां और कम ऊर्जा। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक निजी क्षेत्र का बैंक है? बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या यूसीओ बैंक? तो भारत में एक निजी क्षेत्र का जो बैंक है वो है फेडरल बैंक। राइट आंसर ऑप्शन बी, फेडरल बैंक। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? केरल में है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1931 में और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? केरल में। ठीक है, केरल में इसका मुख्यालय है। ओके, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1908 में और इसका मुख्यालय गुजरात में है। ओके, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना तो हुई 1894 में और इसका मुख्यालय है दिल्ली में। और यूसीओ बैंक, तो इसकी स्थापना हुई थी 1947 में और इसका मुख्यालय है कलकत्ता में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है, प्रचंड चक्रवाती तूफान फानी ने उड़ीसा को किस वर्ष से प्रभावित किया था? 2019, 2018, 2017 या 2020?
तो प्रचंड चक्रवाती तूफान फानी ने उड़ीसा को किस वर्ष से प्रभावित किया था? तो ये किया था 2019 से। राइट आंसर ऑप्शन ए 2019। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस द्वीप के दक्षिणी भाग में इंदिरा पॉइंट स्थित है? तो किस द्वीप के दक्षिणी भाग में इंदिरा पॉइंट स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप, मिडिल अंडमान द्वीप, कार निकोबार द्वीप या लिटिल अंडमान द्वीप? तो जो दक्षिणी भाग में इंदिरा पॉइंट स्थित है तो ये है ग्रेट निकोबार द्वीप। राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्रेट निकोबार द्वीप। इंदिरा पॉइंट का पहले इसका नाम क्या था? तो इसका पहले नाम था पार्सन्स पॉइंट। ठीक है, पार्सन्स पॉइंट इसका पहले नाम था, लेकिन बाद में प्रधानमंत्री बनने के कारण इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी, इसके बाद इसका नाम बदलकर इंदिरा पॉइंट कर दिया गया था। ठीक है, तो इसका पहले नाम क्या था? पार्सन्स पॉइंट। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट है, जुलाई 2022 तक केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्य कार्यालय किस स्थान पर था? नई दिल्ली, आगरा, प्रयागराज और वाराणसी? तो 2022 तक केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्य कार्यालय तो यह था आगरा में। राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, वह वक्र जो उपभोक्ता द्वारा उदासीन माने जाने वाले सभी बंडलों का प्रतिनिधित्व करने वाले बिंदुओं को जोड़ता है उसे डैश कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है उपभोक्ता वर्ग, सीमांत वक्र, उदासीनता वक्र या उपयोगिता वक्र। तो वह वक्र जो उपभोक्ता द्वारा, ठीक है, उदासीन माने जाने वाले सभी बंडलों का प्रतिनिधित्व करने वाले बिंदु को जोड़ता है उसे उदासीनता वक्र कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी उदासीनता वक्र। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से खनिज फसलों को कीटों से बचाने में मदद करता है? तो खनिज फसलों को कीटों से बचाने में मदद करता है कौन सा खनिज? पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम खनिज ये फसलों को कीटों से बचाने में मदद करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, मानव में श्वसन अभिक्रिया डैश का उदाहरण है? तो मानव में श्वसन अभिक्रिया यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, दंत क्षय किस पीएच स्तर पर शुरू होता है? तो दंत क्षय ये किस पीएच स्तर पर शुरू होता है? तो ये होता है पीएच 5.5 के कम। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा क्रियान्वित इंस्पायर पुरस्कार मानक का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा क्रियान्वित इंस्पायर पुरस्कार मानक का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य है 6वीं से 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को प्रेरित करना। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मैंग्रोव कहाँ उगते हैं? पर्वत, तटीय क्षेत्र, दलदल या रेगिस्तान? तो मैंग्रोव ये उगते हैं तटीय क्षेत्र में। राइट आंसर ऑप्शन बी तटीय क्षेत्र। ओके, चलिए नेक्स्ट है, विद्युत ओवन की कार्य प्रणाली के पीछे की परिघटना है? तो विद्युत ओवन की कार्य प्रणाली के पीछे की परिघटना है जूल का तापीय प्रभाव। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसे अधिकार और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बना सके? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41 या अनुच्छेद 42? तो ये है अनुच्छेद 40। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने वन विभाग ने राज्य के दक्षिण पश्चिमी जिलों में क्षीण हो चुके साल वनों को पुनर्जीवित करने में अपनी विफलताओं को स्वीकार किया है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो ये किया है पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने। राइट आंसर ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, लैंगिक संपर्क के माध्यम से एचआईवी क्यों फैलता है? तो लैंगिक संपर्क के माध्यम से एचआईवी फैलता है क्योंकि वीर्य में वायरल कण प्रचुर मात्रा में होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है, सामाजिक कार्य के लिए लक्ष्मी बरुआ को पद्मश्री किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो सामाजिक कार्य के लिए लक्ष्मी बरुआ को पद्मश्री 2021 में प्राप्त हुआ था। यह पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया था। ओके, लक्ष्मी बरुआ को। नेक्स्ट है, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व किस स्थान पर वर्तमान रूप में लिखी गई थी? तो महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षा लगभग 1500 वर्ष पूर्व किस स्थान पर वर्तमान रूप में लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी गुजरात में बालवी। राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, महावीर ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। ओके, नेक्स्ट है, फरवरी 2020 में महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिशा नामक ऐप किस राज्य की पुलिस ने विकसित की? उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, गोवा या पंजाब? तो महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए दिशा नामक ऐप यह किस राज्य की पुलिस ने विकसित की थी? तो ये की थी आंध्र प्रदेश राज्य की पुलिस ने। राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन किस वर्ष हुआ था? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन ये हुआ था 1973 में। राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। चलिए तो नेक्स्ट है, 16 मार्च 2022 को भारत की झूलन गोस्वामी महिला वनडे में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई। उन्होंने 250 विकेट पूरे किए। किस टीम के खिलाफ उन्हें यह कारनामा किया? तो झूलन गोस्वामी यह महिला वनडे में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई और इन्होंने 250 विकेट पूरे किए हैं। किस टीम के खिलाफ उन्होंने ये कारनामा किया? तो ये किया इंग्लैंड के खिलाफ। राइट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा अप्रूव विद्युत का सुचालक है? तो कार्बन का जो अप्रूव विद्युत का सुचालक है वो है ग्रेफाइट। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है और अंगूठा किसी चालक की गति की दिशा को दर्शाता है तो मध्यमा उसी प्रेरित धारा की दिशा को दिखाएगी जब अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा एक दूसरे की लंबवत फैले हुए हों। तो इसे कहा जाता है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। नेक्स्ट है, प्रत्यावर्ती धारा की स्थिति में, तो प्रत्यावर्ती धारा की स्थिति में समय के साथ धारा की दिशा और परिणाम बदलता रहता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति किसमें स्थापित एक संविधान निर्मात्री शक्ति है? तो भारत के संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति किसमें स्थापित एक संविधान निर्मात्री शक्ति है? तो यह है 24वां संशोधन अधिनियम। राइट आंसर ऑप्शन ए, 24वां संशोधन अधिनियम। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दो यौगिकों के बीच एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है जिससे एक नया यौगिक बनता है? ठीक है, तो कौन सा दो यौगिकों के बीच एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है जिसमें एक नया यौगिक बनता है? तो ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भवनों में त्योहार के दीपक का उदाहरण, तो भवनों में त्योहार के दीपक का उदाहरण यह है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यदि वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखी जाए तो अवतल दर्पण प्रकाश की किरणें को अपसरित करेगा। बी है उत्तल दर्पण किरणों की एक कुंज को अभिसारित कर सकता है। तो गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के संबंध में कौन सा इसमें ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए ये सही है। ठीक है, यदि वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखी जाए तो अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को अपसरित करेगा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल ए सही है। ओके, नेक्स्ट है, गंगा नदी को लुप्त प्राय नदी क्यों कहा जाता है? इसका प्राथमिक कारण क्या है? नदी सूख रही है, जलीय जीवन कम हो रहा है, इस पर बहुत सारे बांध है,
या पानी पीने योग्य नहीं है। तो गंगा नदी को लुप्त प्राय नदी कहा जाता है, इसका प्राथमिक कारण है इस पर बहुत सारे बांध हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, तो गंगा नदी ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है उत्तराखंड राज्य की गंगोत्री ग्लेशियर से यह निकलती है, और देवप्रयाग में अलकनंदा प्लस भागीरथी मिलकर गंगा नदी बनाती है। ठीक है, गंगा नदी ये भारत की सबसे लंबी नदी है। ओके, और इसे भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु है? तो इनमें से जो तत्व धातु है वो है आयरन। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, रेखित पेशियों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो रेखित पेशियों के बारे में कथन सही है, कोशिकाएं लंबी बेलनाकार बिना नुकीली और बिना शाखाओं वाली होती हैं, तो ये तो गलत है। फिर है प्रमुख हल्के और गहरे बैंड मौजूद हैं, तो ये सही है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रमुख हल्के और गहरे बैंड मौजूद है। यह रक्त पेशियों के बारे में कथन सही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 2021 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो 2021 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, तो ये किया था सुरको मानावे। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुरको मानावे। नेक्स्ट है, आज़ादी के अमृत महोत्सव भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने 50 कंप्यूटर किस स्कूल को दान किए? तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने 50 कंप्यूटर किस स्कूल को दान किए? तो ये किए हैं लाइस मॉडर्न एमपी फी लोहा मेडागास्कर, एमपी फी लोहा मेडागास्कर को। राइट आंसर ऑप्शन सी, लाइस मॉडर्न एमपी लोहा मेडागास्कर को भारत सरकार ने 50 कंप्यूटर दान किए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है, किस खेल में अंतिम पंघाल ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता था? तो अंतिम पंघाल ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता था, तो ये जीता था इन्होंने मुक्केबाजी में। राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है, शुक्र ग्रह के घने सफेद और पीले बादल निम्नलिखित में से किस अम्ल से बने होते हैं? एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल? तो शुक्र ग्रह के घने सफेद और पीले बादल यह किस अम्ल के बने होते हैं? तो ये बने होते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के। राइट आंसर ऑप्शन डी, सल्फ्यूरिक अम्ल। ओके, चलिए नेक्स्ट है, समष्टि अर्थशास्त्र के विश्लेषण में अंतिम वस्तुओं के उत्पादन के सल्तुलत मूल्य में कुल वृद्धि का प्रारंभिक स्वायत्त व्यय में वृद्धि के अनुपात को अर्थव्यवस्था का डैश कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है निवेश गुणक। राइट आंसर ऑप्शन ए, निवेश गुणक। नेक्स्ट, 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधक V वोल्टेज की बैटरी से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। यदि 2 ओम प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा 4 एम्पियर है तो V क्या है? तो यहाँ हमें वोल्ट ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारे पास 3 प्रतिरोध तक दिए गए हैं। ठीक है ना, तो हम इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ें, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 है 2, R1 है 2, R2 है 3 और R3 है 5 इक्वल 10। ठीक है, तो ये R आ गया हमारे पास 10। फिर हमें V वोल्टेज की बैटरी से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं ये तार। ठीक है, फिर 2 ओम प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा 4 एम्पियर है, तो यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे, सूत्र लगेगा वो है ओम का नियम, ओम का नियम V बराबर I इंटू R। तो I दिया है कितना 4 एम्पियर और R कितना दिया है 10, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 40। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट हमारे पास कितना आ गया 40। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ में ओम का नियम लगाकर ये ज्ञात हो जाएगा वोल्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है, अष्टक नियम किसकी खोज के बाद अप्रासंगिक हो गया? तो अष्टक नियम किसकी खोज के बाद अप्रासंगिक हो गया? तो ये हो गया उत्कृष्ट गैसें खोज के बाद अप्रासंगिक हो गया। ओके, अष्टक नियम।
चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किशोर अवस्था में प्रवेश करने वाले बच्चों में देखा जाने वाला परिवर्तन नहीं है, लड़के और लड़कियों में। ठीक है, तो कौन सा परिवर्तन किशोर अवस्था में प्रवेश करने वाले बच्चों में देखा जाने वाला परिवर्तन नहीं है? शरीर के कुछ हिस्सों में बालों का विकास, कई लोगों की त्वचा तेली हो जाती है, कुछ को मुहासे हो जाते हैं, शरीर के सभी हिस्सों में बालों का विकास देखा जाता है। तो जो इसका परिवर्तन नहीं है वो है ऑप्शन डी, शरीर के सभी हिस्सों में बालों का विकास देखा जाता है। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।